हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जुबॉट न्यू सेंटर IN क्लास। पिछली क्लास हम लोगों ने बात किए थे कि भ्रूणपोष का विकास कैसे हो रहा था। हम किसका किसका भ्रूणपोष खाते हैं, जैसे नारियल का किस भाग को खाते हैं तो भ्रूणपोष को खाते हैं, कास्टर का किस भाग को लेते हैं वो भी नारियल को ये भ्रूणपोष को ही लेते हैं। एंडोस्पर्म का विकास हम लोग समझे थे। इससे पहले थोड़ा सा रिवेक जाते हैं, दोहरा निषेचन, द्विनिषेचन को हम लोग समझे थे। द्विनिषेचन में क्या समझे थे कि दो गैमेट पॉलन ट्यूब से प्राग नली से दो युग्मक आए, नर युग्मक का न्यूक्लियस आए, एक अंडकोशिका को निषेचित किए और दूसरा सेंट्रल सेल को या ध्रुवीय कोशिका को निषेचित किए। तो ध्रुवीय कोशिका निषेचित होकर भ्रूणपोष का निर्माण किए और अंडकोशिका निषेचित होकर जायगोट का निर्माण किए। तो एंडोस्पर्म का निर्माण को समझे कि एंडोस्पर्म का निर्माण कैसे हो रहे थे वो समझे थे। फिर हम लोग आज समझेंगे कि भ्रूणपोष का कैसे निर्माण हो रहा। जायगोट तो बन गए, फिर जायगोट से भ्रूण का निर्माण कैसे हो रहे हैं। भ्रूणपोष का तो विकास हम लोग समझ चुके थे। तो आज समझेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, भ्रूण का विकास, भ्रूण कैसे विकास कर रहा है। चलिए, निषेचन के बाद अंडकोशिका युग्मनज का निर्माण करता है जायगोट। जैसे ही डबल फर्टिलाइजेशन में अंडकोशिका जब निषेचित किए थे तो वो क्या बनाए, युग्मनज को बनाए। ठीक है। भ्रूण की विकास की क्रिया को एम्ब्रायोजेनी कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ भ्रूण कॉल्ड एम्ब्रायोजेनी। एम्ब्रायोजेनी किसको बोलेंगे, भ्रूण का जो विकास होंगे, भ्रूण कैसे आगे चलकर विकसित करेंगे बीज में, इसी विकास को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्ब्रायोजेनी। भ्रूण परिपक्व होकर एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री के बीज का निर्माण करते हैं। क्लास 11 में आप लोग समझ रहे थे कि बीजपत्री क्या होते हैं, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री में कितने पत्री होते हैं, एक बीजपत्री में कितने पत्री होते हैं। ये क्वेश्चन सुने थे कि मटर के पौधे में कितने बीजपत्री होते हैं, तो उसमें 2 होते हैं। कैसे होते थे उस पर अभी हम लोग बात करेंगे कि द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री का विकास कैसे हो रहे हैं, दोनों किसको किसको बोलेंगे। तो जब भ्रूण विकास करते हैं तो वो 2 तरह का बीज बनाते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो या तो एक बीजपत्री का विकास करेंगे या फिर द्विबीजपत्री का विकास करेंगे। कौन करेंगे, भ्रूण से ही बीज का निर्माण होते हैं। तो ये दो प्रकार के होंगे, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री बीज। तो देखेंगे कि एक बीजपत्री का विकास कैसे हो रहा है, द्विबीजपत्री का विकास कैसे हो रहा है। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे द्विबीजपत्री में भ्रूण की विकास, द्विबीजपत्री में एम्ब्रायो का डेवलपमेंट कैसे हो रहा, उस चीज को देखते हैं। एक बीजपत्री भ्रूण का विकास का ध्यान शेफर्ड पर्स बोल के एक प्लांट है, उसमें ये चीज देखा गया था। एक द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास जिस प्लांट में सबसे पहली बार देखा गया था उसका नाम है शेफर्ड पर्स। ठीक है, इस प्लांट में पहली बार द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास को देखा गया था। युग्मनज का प्रथम विभाजन, देखिए एक बहुत बड़ी बात बताते हैं कि युग्मनज में एक ही कोशिका का विभाजन होता है, वो भी समसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। अर्धसूत्री विभाजन सिर्फ युग्मक के निर्माण के समय होता है, बाकी बात सब जगह समसूत्री विभाजन होता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि युग्मनज का जैसे मतलब भ्रूण के जब विकास होंगे तो उसमें कौन सा विभाजन होंगे, समसूत्री विभाजन होंगे। युग्मनज का प्रथम विभाजन, युग्मनज मान लीजिए पहली बार युग्मनज बने, जायगोट जैसे फर्टिलाइज किए जायगोट बने। जायगोट के बाद एम्ब्रायो कैसे बनेंगे, तो जायगोट का पहला डिवीजन होंगे और वो पहला डिवीजन करेंगे अनुप्रस्थ रूप से, लंबवत रूप से नहीं करेंगे, अनुप्रस्थ। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे समझाते हैं, ये एक कोशिका मान लेते जायगोट, अगर ये यहाँ से 2 भाग बढ़ जाता, 2 कोशिका का निर्माण कर लेता है ऐसे करके, तो ये हो गए अनुप्रस्थ ने लंबवत विभाजन। ठीक है, अगर ये कोशिका अगर ऐसे हैं और ऐसे विभाजन कर रहे तो इसको बोलेंगे अनुप्रस्थ विभाजन। 2 कोशिका बने, अनुप्रस्थ विभाजन। तो वही करें कि युग्मनज का जो पहला कोशिका, जो युग्मनज की जो कोशिका होंगे वो पहली बार जब विभाजन करेंगे तो कौन सा विभाजन करेंगे, अनुप्रस्थ रूप से विभाजित होंगे, जिसमें 2 कोशिका बनेंगे। एक कोशिका किधर होंगे, बीजांड द्वार की ओर होंगे और एक कोशिका किधर होंगे, निभाग की ओर होंगे, चलाजय की ओर। जो बीजांड द्वार की ओर कोशिका होंगे उस कोशिका को हम लोग बोलेंगे आधार कोशिका या फिर बेसल सेल। ये आगे चलकर सस्पेंसर सेल इसी को बोलते हैं। तो इस बीजांड द्वार की ओर जो कोशिका होंगे उसको क्या बोलेंगे, सस्पेंसर सेल या फिर बेसल सेल। और निभाग की ओर जो कोशिका होंगे, जो दूसरा कोशिका है वो निभाग की ओर होंगे, चलाजय की ओर होंगे। मान लेते ये था आपका क्या है, इसको पहले समझा लेते हैं फिर डायग्राम आगे समझाएंगे। कह रहे कि निभाग की ओर जो कोशिका होंगे उसको बोलेंगे अंतस्थ कोशिका
अंतस्थ कोशिका या टर्मिनल सेल। इसी का दूसरा नाम है भ्रूण कोशिका या फिर एम्ब्रायो सेल। तो समझ पा रहे हैं कि द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास कैसे हो रहा, डायकॉट में एम्ब्रायो का डेवलपमेंट कैसे हो रहा। तो पहले क्या हुए कि एक बीजपत्री, ये द्विबीजपत्री के भ्रूण का विकास जो है किस पादप में देखा गया था, सेफर्ड पर्स में देखा गया था। और युग्मनज जो है वो पहली बार विभाजन करेंगे तो कैसा विभाजन करेंगे, अनुप्रस्थ रूप से विभाजन करेंगे। दो कोशिका बनाएंगे, एक कोशिका बीजांड द्वार की ओर होंगे और एक कोशिका निभा की ओर होंगे। बीजांड द्वार की ओर जो कोशिका होंगे उसको बेसल सेल या फिर सस्पेंसर सेल बोलेंगे, और निभा की ओर जो कोशिका होंगे उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल सेल या फिर एम्ब्रायो सेल। ठीक है, समझ पाए इस बात को। लिखिए, इसके बाद भी और आगे हम लोग समझेंगे। तो आगे देख रहे थे कि द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास कैसे हो रहा था। तो समझे, देखिए डायग्राम से समझिए। मान लेते हैं ये एक भ्रूण कोश है, भ्रूण कोश के अंदर एक क्या बच गए थे, ये अंड कोशिका जो जायगोट में बदले और ये ध्रुवीय कोशिका जो भ्रूणपोष में बदले। ठीक है, अब ये देखिए इसका डेवलपमेंट हम लोग समझ चुके थे। आज इसका डेवलपमेंट हम लोग समझ रहे कि ये जायगोट जो है ये भ्रूण में कैसे बदल रहे हैं। तो मान लेते ये पहला जायगोट है, ये पहला विभाजन करेंगे। कैसा विभाजन करेंगे, अनुप्रस्थ रूप से विभाजन करेंगे, दो कोशिका बनाएंगे। देखिए अब सिर्फ इसी का डायग्राम हम लेते हैं। अनुप्रस्थ विभाजन किए, इसको सीधा सिंपल सा एक कोशिका आप समझ लेते हैं। सिर्फ इसको एक ऐसा मान लेते हैं, ये चालाजा इंड था, ये माइक्रोपाइल इंड था। ठीक है, अब ये जो है पहला जब अनुप्रस्थ विभाजन किए तो दो कोशिका बनाइए, बीच से ऐसे कटेंगे तो दो कोशिका बनेंगे, एक कोशिका दो कोशिका। चालाजा ये माइक्रोपाइल। चालाजा की ओर जो कोशिका थे इसको क्या बोले थे, इसको बोले थे एपिकल सेल या फिर सस्पेंसर सेल। ठीक है, सस्पेंसर सेल। और ये माइक्रोपाइलिन की जो थे इसको क्या बोलते थे, एम्ब्रायो सेल या टर्मिनल सेल, है ना। अब क्या करेंगे, इसमें पहले इसका विभाजन देख रहे हैं, फिर इसका, दोनों का विभाजन देखेंगे। तो ये अब जो है ये कोशिका सस्पेंसर सेल जो है, देख लीजिए आधार कोशिका, इसको बेसल सेल भी बोलते हैं। आधार कोशिका अनुप्रस्थ विभाजन करते हैं। अब ये अनुप्रस्थ विभाजन करेंगे तो ऐसे दो बना लिए। ठीक है, दोनों प्रस्थ विभाजन की भ्रूण तथा भ्रूण कोशिका। अब ये जो भ्रूण कोशिका है ये दो अनुदैर्घ्य मतलब लंबवत विभाजन कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करेंगे। देखिए एक और ये एक दो। ठीक है, लंबवत विभाजन करता है, कर लिए, विभाजन हो गए, चार कोशिका का समूह बन गई। ये चार कोशिका की इस समूह को, समूह जो उल्टा टी, देखिए टी जैसे, उल्टा टी जैसे ऐसे नहीं लग रहा है, के आकार का होता है, इस आकार के हो गए, इसे हम द्विबीजपत्री का प्री एम्ब्रायो अवस्था कहते हैं। कौन सा अवस्था इसको बोलेंगे, प्री एम्ब्रायो, प्रो एम्ब्रायो, सॉरी प्रो एम्ब्रायो स्टेज। तो पहला स्टेज समझे कि जायगोट से जो है क्या बने, प्री एम्ब्रायो स्टेज। ये द्विबीजपत्री का हम लोग विकास देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक बीजपत्री का विकास। द्विबीजपत्री में पहले क्या हो, अब ये जो प्री एम्ब्रायो स्टेज है, देखिए जब यहाँ तक है इसको पहले समझा ही लेते हैं। ये प्री एम्ब्रायो अब क्या करेंगे, ये कोशिका जो है, ये वाला दो जो कोशिका है, बेसल कोशिका या फिर आधार कोशिका जो दो है, ये कई बार विभाजन करेंगे और 6 से 10 कोशिका बना लेंगे। कितने, 6 से 10 कोशिका, 1 2 3 4 5 6 से 10 बनाते हैं, हम 6 ही बनाते हैं। और ये कोशिका जो है, सॉरी ये दो, कौन सा, ये दोनों हो गए, ये दोनों हो गए एम्ब्रायो सेल। ये दोनों एम्ब्रायो सेल जो है विभाजन करेंगे और 16 कोशिका बनाएंगे। कितने, 16, 1 2। कैसे कैसे विभाजन करेंगे इसकी भी बात करेंगे भी हम लोग। देखिए 16 सेल का ये बन गया। ठीक है,
इस ये 16 सेल का बने, इसको हम लोग बोलते हैं गोलाकार अवस्था। इसी को हम लोग ग्लैम्बुलर एम्ब्रायो बोलते हैं। इसको प्री एम्ब्रायो बोल दिए, अवस्था नहीं भी लिखिएगा चलेगा। और ये जो है ये हो गए ग्लैम्बुलर एम्ब्रायो, ग्लैम्बुलर एम्ब्रायो, ठीक है, ग्लोबुलर एम्ब्रायो बन गए। अब ये ग्लोबुलर एम्ब्रायो आगे चलकर किसमें बदलेंगे, हार्ट शेप, हृदय आकार के बन जाएंगे। कैसे बनेंगे, सबका विकास अभी हम लोग देखेंगे। देखिए हार्ट शेप का बन गई, इसको बोलते हैं हार्ट शेप एम्ब्रायो। अब ये हार्ट शेप एम्ब्रायो क्या किए, ये बदलेंगे फुल एंड फाइनल। ये देखिए अब दो अलग अलग हो गए, ये ऐसे बनेंगे। अब द्विबीजपत्री बन गए, एक ये एक ये। इसको हम लोग बोलते हैं घोड़े के नाल, हर्षु से एम्ब्रायो। ये द्विबीजपत्री बीज का भ्रूण का विकास का यही प्रोसेस है। जाइगोट पहला जो है बनाएंगे सस्पेंसर सेल, एम्ब्रायो सेल, इसके बाद ये प्री एम्ब्रायो अवस्था को बनाएंगे, प्री एम्ब्रायो सेल को बनाएंगे, फिर ग्लैबुलर सेल को बनाएंगे, ग्लैबुलर के बाद बनाएंगे हार्ट शेप्ड एम्ब्रायो, और उसके बाद बनाएंगे लास्ट में हॉर्सशू शेप्ड एम्ब्रायो, जिसको बोलते हैं मैच्योर एम्ब्रायो। इसी को बोलते हैं मैच्योर एम्ब्रायो। ये पूरा डायग्राम आप बना सकते हैं, किसका हो गया, ये हो गया आपका डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट सीड, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो इन डाइकोट सीड। डाइकोट सीड में द्विबीजपत्री बीज में भ्रूण का विकास, ये पूरा डायग्राम। अगर क्वेश्चन आते हैं द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास को लिखें तो ये आप पूरा डायग्राम को दिखा दीजिएगा और 2-4 लाइन लिख दीजिएगा। एक यहाँ वाला विभाजन लिखिएगा, एक देखिए ये अवस्था के बारे में जरूर लिखिएगा, सब अवस्था के बारे में लिख दीजिएगा। आपको एग्जामिनर 5 में 5 मार्क्स दे देंगे। अब देखिए आप समझ नहीं पाए होंगे कि सर ये कैसे डेवलप किया, कैसे विकास किया, यहाँ तक तो आप समझ गए कि कैसे विकास किया, सब स्पष्ट लिखे हुए भी है। अब ये तीनों अवस्था को भी हम लोग देखेंगे। पहले ये डायग्राम समझ पाए, क्या ये डायग्राम होगा, ये ग्लोबुलर सेल सब में यह दे दीजिएगा, गोलाकार भ्रूण इसको बोलते हैं। चल, और ये हो गए हृदय आकार भ्रूण, और ये हो गए घोड़े के नाल भ्रूण, घोड़े के नाल के समान भ्रूण, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं परिपक्व भ्रूण। तो अगर द्विबीजपत्री का भ्रूण का संरचना पूछेंगे तो आप ऐसे बना सकते हैं। अगर बोलेंगे विकास कैसे हो रहे हैं तो ये पूरा डायग्राम बनाइए। समझ पा रहे हैं? अब डायग्राम भी बताएंगे और लिखेंगे भी हम। तो पहले यहाँ तक आप समझ पाए कि कितने, अगर आपसे पूछेंगे द्विबीजपत्री भ्रूण में विकास का कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, प्रोएम्ब्रायो, ग्लोबुलर, हार्ट शेप्ड और हॉर्सशू शेप्ड, ये 4 अवस्था है। ऑब्जेक्टिव में कैसे देंगे, चारों का नाम देंगे और अरेंजमेंट बोलेंगे कि अरेंज करना है, क्या कहते हैं, कंसिक्यूटिव अरेंज करना, लगातार अरेंज करना। तो सबसे पहले क्या आ जाएंगे, प्रोएम्ब्रायो, ग्लोबुलर, हार्ट, फिर हॉर्स। ठीक है, ये 4 स्टेज है द्विबीजपत्री का डेवलपमेंट का। अब कैसे, यहाँ तक तो आप समझते हैं कि प्रोएम्ब्रायो का डेवलपमेंट कैसे हुए, कि पहले जाइगोट जो है उसका अनुप्रस्थ विभाजन हुए, 2 कोशिका बनाए, सस्पेंसर सेल और एम्ब्रायो सेल। सस्पेंसर सेल जो है ये अब जो है अनुप्रस्थ रूप से विभाजन करते हैं और 2 कोशिका को बनाते हैं, ये दोनों को बोलते हैं बेसल सेल। और ये जो 2 एम्ब्रायो सेल है ये लॉन्गिट्यूडिनल या फिर अनुदैर्घ्य विभाजन करते हैं और 2 कोशिका को बनाते हैं। अब ये चारों दोनों जब एक बार विभाजन किए तो 4 कोशिका को बनाए। ये 4 कोशिका के समूह को क्या बोले, प्रोएम्ब्रायो अवस्था। ठीक है, या प्रोएम्ब्रायो। अब ये प्रोएम्ब्रायो से ग्लोबुलर में कैसे परिवर्तन हो रहे हैं इस चीज को हम लोग देखेंगे। यहाँ तक आप समझ पाए प्रोएम्ब्रायो का, उसके बाद ये तीनों भी हम लोग समझेंगे। ये पूरा डायग्राम बना लीजिए, एक साथ अलग अलग डायग्राम बनाए, उससे अच्छा कि एक ही साथ डायग्राम बना ले।
चलिए इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग बात करते हैं कि प्रो एम्ब्रायो कैसे ग्लोबुलर में बदलते हैं, ग्लोबुलर कैसे हर्ट में बदलते हैं और हर्ट कैसे हॉर्सशू शेप में बदलते हैं। इसको पूरा नोट कीजिए। प्रो एम्ब्रायो अवस्था को हम लोग समझ चुके थे कि प्रो एम्ब्रायो कैसे बन रहे थे। अब हम दूसरा समझे कि ग्लोबुलर गोलाकार भ्रूण कैसे बन रहे हैं, उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो 4 कोशिका के समूह को क्या बोले थे? प्रो एम्ब्रायो। प्रो एम्ब्रायो कैसे थे? उल्टा टी के समान, जैसे ऐसे देखिए, ये प्रो एम्ब्रायो अवस्था है। ये बन गए। अब क्या करेंगे, ये जो 2 किनारे की कोशिका है जिसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंसर सेल, ये कई बार अनुप्रस्थ विभाजन करते हैं। अनुप्रस्थ विभाजन करेंगे, ये लंबवत नहीं करेंगे, अनुप्रस्थ करते जाएंगे और कई कोशिका के समूह, कितने 6 से 10 कोशिका के समूह को बनाएंगे और सारा का सारा लंबवत होंगे क्योंकि ये अनुप्रस्थ विभाजन कर रहे हैं। तो कितने होंगे? 6 से 10। इस डायग्राम को बनाने की कोशिश करते हैं। इसके ये लिख लीजिए, इसके बाद हम डायग्राम के साथ समझाएंगे। तो कितने 6 से 10 आधार कोशिका को वो बनाते हैं। कैसा विभाजन होंगे उसमें? सिर्फ और सिर्फ अनुप्रस्थ विभाजन होंगे। आधार कोशिका के समूह में सबसे ऊपरी जो 6 से 10 कोशिका मान लीजिए ऐसे ऐसे होंगे, 6 से 10 की लाइनिंग में होंगे। तो ऐसे कोशिका के जो समूह होंगे इसमें क्या होंगे, जो सबसे ऊपर होंगे, सबसे ऊपर ये होंगे जिसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? वैस्कुलर सेल या फिर होस्टेरियल सेल। वैस्कुलर सेल या फिर होस्टेरियल सेल इसको इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये भोजन को जमा करके रखते हैं, इसीलिए कि इसको होस्टेरियल सेल बोलते हैं। होस्टेरियल सेल अगर कहीं शब्द आ जाए तो समझ जाए कि वो ऐसी कोशिका जो भोजन को संग्रहित करके रखते हैं। तथा सबसे नीचे मान लेते ये सबसे लास्ट वाला है, नीचे वाला है, तो इस कोशिका को हम लोग बोलेंगे हाइपोफाइसिस सेल। हाइपोफाइसिस सेल ही होते हैं जहां से जड़ निकलते हैं और जड़ का कवर रूट कैप निकलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल और रूट कैप। समझ रहे हैं? कहां से निकलेंगे? लास्ट वाला से। अभी हम लोग जो है प्रो एम्ब्रायो स्टेज में ये 2 3 4 सिर्फ हम लोग जो है सस्पेंसर सेल की बात करते हैं, एम्ब्रायो सेल की बात अभी नहीं कर रहे हैं। कैसे डेवलप हो रहे हैं एक एक को समझते हैं। तो सबसे पहले सस्पेंसर सेल का डेवलप देखे कि ये अनुप्रस्थ रूप से विभाजन किए और कितना समूह का सेल बना लिए, 6 से 10 कोशिका को बनाए। और 6 से 10 कोशिका जो अरेंज होंगे एक चेन की तरह होंगे, उसमें जो सबसे ऊपर में होंगे उसको बोलेंगे होस्टेरियल सेल या फिर वैस्कुलर सेल, जो भोजन को संग्रहित रखते हैं। और जो सबसे नीचे वाले होंगे उसको बोलेंगे हाइपोफाइसिस सेल, जहां से रूट निकलता है जिसको हम लोग मूलांकुर बोलते हैं, और रूट कैप जो रूट का कवर होते हैं उसको बोलते हैं रूट कैप, मूलगोप बनते हैं। समझ पा रहे बात को कि कैसे डेवलप कर रहे हैं। अभी हम लोग ये सिर्फ समझें कि रेडिकल कैसे डेवलप कर रहे हैं, मतलब कह सकते हैं कि होस्टेरियल सेल का पूरा डेवलपमेंट समझ गए। सस्पेंसर सेल, ये पूरे गुच्छे को हम लोग बोलेंगे सस्पेंसर सेल, जो 1 से लेकर 10 तक होंगे या 6 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे, जो भी होंगे सारे सेल के समूह को क्या बोलेंगे? सस्पेंसर सेल। सस्पेंसर सेल में जो सबसे ऊपर वाले सेल होंगे उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे होस्टेरियल सेल। और सस्पेंसर सेल का जो सबसे नीचे वाला सेल होगा उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हाइपोफाइसिस सेल, जहां से मूल मतलब कह सकते हैं जिसको मूलांकुर का, वहां से मूलांकुर तथा रूट कैप निकलते हैं। मूलांकुर से रूट निकलते हैं, रूट कैप से मूलांकुर जो रूट निकले हैं उसका कवर निकलते हैं। तो समझ पाए यहाँ तक कि कैसे डेवलप करें। अब देखिए, अब जो है ये जो भ्रूण कोशिका तो हैं, अब ये दोनों भ्रूण कोशिका का, इसका पहले विभाजन हम लोग समझ गए। अब ये भ्रूण कोशिका का विभाजन को समझने की कोशिश करते हैं। 2 भ्रूण कोशिका एक बार ये जो है एक बार अनुदैर्य करेंगे। अनुदैर्य का मतलब अनुप्रस्थ रूप से करेंगे। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। इसको थोड़ा शॉर्ट में ये लेते हैं, मिटा देते हैं ऊपर वाला, सिर्फ ये 2 रहने देते हैं। ठीक है, ये 2 कोशिका पहले कैसे करेंगे? अनुदैर्य। अनुदैर्य का मतलब क्या होता है? ट्रांसवर्स, ऐसे कट करेंगे और ये 4 कोशिका को बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, फिर एक बार अनुप्रस्थ, सॉरी अनुदैर्य का मतलब होता है लंबवत, स्टेप हो गया। तो ये जो 2 भ्रूण कोशिका है, मान लेते हैं ये थे आपका सस्पेंसर सेल वाला और ये है आपका भ्रूण सेल। ये दोनों सेल कैसे अनुदैर्य लंबवत विभाजन करेंगे ऐसे। तो ये क्या क्या कैसे कितना कर लेंगे? 1 2 3 4, ये 2 में, ये भी 2 में, 4 बन जाएंगे। चलिए, अब ये चारों कोशिका एक बार अनुप्रस्थ विभाजन करें। अनुप्रस्थ का मतलब ट्रांसवर्स हो गया।
ऐसे कट कर देते हैं। ये कैसे बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। फिर तथा अंत में, और अब की बार कौन सा विभाजन करेंगे, परिणतिक विभाजन। ये नया विभाजन सुन रहे हैं सर, अनुप्रस्थ तो समझ रहे हैं और अनुदैर्घ्य समझ रहे हैं, लेकिन ये परिणतिक विभाजन क्या है। परिणतिक विभाजन है कि किनारे किनारे जितने कोशिका, जैसे ये कोशिका एक विभाजन करेंगे, ये भी कहीं से भी विभाजन करेंगे, अनुप्रस्थ और लंबवत को छोड़कर किनारे से अगर विभाजन करेंगे उसको बोलेंगे परिणतिक विभाजन। तो परिणतिक विभाजन करेंगे मतलब अब ये 16 कोशिका को बनाएंगे तो ये कैसे बदल जाएंगे, देखिए ऐसे बदलेंगे। 8 सेल का ये समूह मान लेते हैं, 8 सेल का है, ये ऐसे बदलेंगे, विभाजन करेंगे सब किनारे किनारे समेत। और ये 8 है तो 8 दूनी 16 कोशिका बना लेंगे। 2 2 4 2 6 2 8 1 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए, और इसके ऊपर जो सस्पेंसर सेल है उसका हम यहाँ पे भी नहीं समझा है, उसके पहले इस पर बात कर लेते, सस्पेंसर वाला पहले समझ लेते। देखिए 16 बन गए, इसी को बोल देंगे ग्लोबुलर एम्ब्रायो। विभाजन तथा अंत में परिणतिक विभाजन। आप पूछेंगे ऑब्जेक्टिव में कि कितने कोशिका के समूह को हम लोग गोलाकार भ्रूण कहते हैं, तो 16 कोशिका के समूह को गोलाकार भ्रूण कहते हैं। तो 16 कोशिका कैसे कैसे हुए, पहले जो 2 आपका एम्ब्रायो कोशिका भ्रूण कोशिका थे वो पहले कौन सा विभाजन किए, अनुदैर्घ्य विभाजन किए, 4 कोशिका बनाए। फिर अनुदैर्घ्य जब होने के बाद फिर एक अनुप्रस्थ विभाजन करते हैं, 4 से 8 बने, और फिर लास्ट में परिणतिक विभाजन करता है जो 8 से 16 कोशिका का समूह बना देते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो या फिर गोलाकार भ्रूण कहेंगे। ठीक है, 16 कोशिका की इस समूह को गोलाकार भ्रूण कहेंगे। आप डायग्राम आप समझ रहे थे कि गोलाकार कैसे बना, गोलाकार कैसे बने, इस बात को आप समझे, वहां डायग्राम बताए थे। वहां पे आप देखिए हम गोलाकार का एक डायग्राम बना देते हैं, गोलाकार भ्रूण का, वहां पे शॉर्ट में बनाए थे, सबका नाम नहीं लिखे थे। यहाँ पर गोलाकार भ्रूण का हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर इसको हम मिटा के ग्लोबुलर का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको नोट, उसको भी लिख लीजिएगा। समझ पाए बात को, चलिए पहले इसको नोट कीजिए। अब समझते हैं हम लोग कैसे ग्लोबुलर का स्ट्रक्चर कैसे होंगे। वहां पे तो बहुत इजी में दिखा के छोड़ दिए थे, यहाँ पे पूरा डिटेल के साथ दिखाएंगे कि ग्लोबुलर का कैसे स्ट्रक्चर होंगे। मान लेते हैं ये आपका सारा हॉस्टिडियल सेल है, कितने बोले, 6 से 10 नंबर में, 1 2 3 4 5 6 7, ज्यादा नहीं बनाते हैं। ये 18 सेल का समूह ये वाले होंगे, ये 6 से 10 वाले समूह होंगे। चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो जाएंगे आपका, यहाँ पे खाली रह जाएंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एम्ब्रायोनल एक्सिस, भ्रूणीय अक्ष। ठीक है, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 सेल स्टेज देखने के लिए मिल गया आपको। किनारे में आप 8 भी दे सकते हैं, 7 भी दे सकते हैं, 9 भी दे सकते हैं, 10 भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं है। एक ग्लोबुलर मतलब अंडाकार संरचना का, गोलाकार संरचना का होना चाहिए और बीच में खाली होना चाहिए। इसी खाली को हम लोग बोलेंगे भ्रूणीय अक्ष। क्या बोलेंगे, भ्रूणीय अक्ष। ठीक है, देखिए ये कोशिका पूरा बोले जाएंगे, इसको पूरा को बोल देंगे सस्पेंसर से, सस्पेंसर से। ठीक है, इसमें से इसको बोलेंगे, सबसे ऊपर वाले को क्या बोले थे, सस्पेंसर सेल का सबसे ऊपरी वाले को हॉस्टोरियल सेल, हॉस्टोरियल सेल।
और सबसे नीचे वाले को क्या बोले थे? हाइपोफाइसिस सेल, हाइपोफाइसिस सेल। ये किसका स्ट्रक्चर होंगे? ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो का, ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो। समझ पाए? ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो का स्ट्रक्चर कैसे होंगे? आप इसको और भी अच्छा से गोल करके ऐसे भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, जैसे बनाइए उससे कोई आपत्ति नहीं है, बस समझ में आनी चाहिए। ठीक, तो ये हो गए ग्लोब्यूलर। 16 सेल के समूह को देख रहे हैं आप, ग्लोब्यूलर हो गए। बीच वाले में स्पेस होंगे जिसको क्या बोलेंगे? भ्रूणीय अक्ष बोलेंगे। ठीक है, एम्ब्रायोनल एक्सिस, ब्रैकेट में लिख देते हैं, एम्ब्रायोनल एक्सिस। समझ पाए? कैसे ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो प्रो एम्ब्रायो से ग्लोब्यूलर में कैसे परिवर्तन हुआ? ग्लोब्यूलर सॉरी प्रो एम्ब्रायो का स्टेज कैसे थे? उसमें 1 2 3 4, मतलब ये उल्टा टीके समान संरचना है। ये दोनों सिर्फ और सिर्फ, ये दोनों को सस्पेंसर सेल बोले, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ अनुप्रस्थ विभाजन करेंगे और 6 से 10 नंबर की 6 से 10 तक कोशिका को बनाएंगे, जिसके गुच्छे को हम लोग क्या बोलेंगे? बंच को क्या बोलेंगे? सस्पेंसर सेल। इसमें भी सस्पेंसर सेल का सबसे ऊपरी वाली कोशिका को हॉस्टरल सेल और नीचे वाले को हाइपोफाइसिस सेल बोले। और हाइपोफाइसिस सेल ही वो जगह है जहां से प्लेम्यूल रेडिकल और रूट टिप निकलते हैं, रूट कैप। उसके बाद ये जो 2 कोशिका थे आपका एम्ब्रायोनल सेल या एम्ब्रायो सेल, ये दोनों पहली बार कैसे विभाजन किए? पहली बार लंबवत विभाजन किए, ऐसे 4 बना लिए, 1 2 3 4। फिर ये लंबवत होने के बाद ये अनुप्रस्थ किए ऐसे में, तो 8 का बंच बना लिए, 4 5 6 7 8। अब ये किनारे किनारे डिवीजन किए, 8 जो है किनारे किनारे डिवीजन किए तो 16 बन गए, 16 सेल का बंच है। बीच में स्पेस खाली रख देते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? भ्रूणीय अक्ष बोलते हैं। यही भ्रूण का अक्ष होता है। हर चीज का एक एक्सिस होता है जो सेंटर में पाए जाते हैं, वही इसका सेंटर में है जिसको हम लोग बोलते हैं भ्रूणीय अक्ष। ये समझ पाए? अब जो है हम लोग समझेंगे कैसे ग्लोब्यूलर, तो समझ गए कि ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो बन गया। अब ग्लोब्यूलर से हट से एम्ब्रायो कैसे बदल रहा है उसको समझेंगे डायग्राम से। इसको बना लीजिए, इसके बाद अभी हम लोग समझेंगे कि ग्लोब्यूलर से एम्ब्रायो में कैसे डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, तो भी हम लोगों ने समझे कि गोलाकार भ्रूण कैसे बने। अब हृदय आकार के भ्रूण कैसे बने उसके बारे में बात करेंगे। तो हृदयाकार भ्रूण कैसे बनेंगे? मान लेते हैं ये कौन सा थे? गोलाकार वाला, गोलाकार। ठीक है, ये गोलाकार है। 16 कोशिका के समूह को क्या बोलते हैं? गोलाकार भ्रूण। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया 16 सेल का ये ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो। अब इसमें क्या होंगे? कह रहे हैं गोलाकार भ्रूण में भ्रूण अक्ष कौन होगा? ये विभाजित नहीं करता है, ये अब विभाजन नहीं करेंगे। तो कौन विभाजन करेंगे? गोलाकार भ्रूण विभाजन, सिर्फ किनारे की कोशिका विभाजन करेंगे, सिर्फ ये वाला, ये सेक्टर जो है ये विभाजन करेंगे और ये वाला विभाजन करेंगे, बीच वाला नहीं करेंगे। तो बीच वाला नहीं करेंगे तो कैसा आकार बन जाएंगे? ऐसे हृदय आकार का बन जाएंगे। देखिए ये मान लेते क्या है? एम्ब्रायोनल एक्सिस है, यहाँ विभाजन नहीं किए। इसके बाद किनारे किनारे वाला विभाजन किए, 2 भाग में बट गए, इसीलिए इसको द्विबीजपत्री कहते हैं। एक बीजपत्री ये हो गए, एक बीजपत्री ये हो गए। तो देखें कैसे हृदय शेप बने। एम्ब्रायोनल एक्सिस विभाजित करना बंद कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ किनारे वाला विभाजित होते हैं और इसी से बहुत सारे कोशिका का सम होता है। इसमें कोशिका की संख्या गिनती नहीं की जा सकती कि कितना 64 होंगे या 120 होंगे या क्या 120, ऐसा कुछ नहीं होंगे। इस पर कोई डिफिनिट नहीं होता कि कितना कोशिका होंगे, बहुत सारे कोशिका बनेंगे। ऐसे ये विभाजित करके हृदय आकार का कोशिका का निर्माण, हृदय आकार का भ्रूण का निर्माण कर देते हैं। कौन? ये कैसा हो गया? हृदय आकार का। समझ पा रहे बात को? अब ये हृदय आकार कैसे, अगर इसको आप चाहते हैं कि पूरी तरह से दिखा दे कि कोशिका ही है सब, तो ऐसे दिखा दीजिए।
सब में डॉट एक न्यूक्लियस दे दीजिए। ये हो गया आपका हृदय आकार का भ्रूण। अब ये हृदय आकार से कैसे घोड़ा के नाल के समान, या घोड़ा के नाल जिसको परिपक्व भ्रूण द्विबीजपत्री भ्रूण कहते हैं, वो कैसे होगा? तो ये आप विभाजन करते करते मुड़ जाएंगे। अब इसमें जो है ये विभाजन करते करते ऐसे मुड़ जाएंगे, ये ऐसे आकार ले लेंगे, ये भी ऐसे आकार ले लेंगे। देखिए द्विबीजपत्री बन गए। आगे चलकर तो देखते हैं क्या हो रहा है, समझे? इसी को बोलेंगे घोड़े के नाल के समान की संरचना। तो ये आगे चलकर मुड़ जाएंगे। ये हो गया आपका हार्ट शेप स्ट्रक्चर, हार्ट शेप एम्ब्रायो। समझे इस बात को? कैसे बना हृदय आकार के भ्रूण, कैसे बने? एम्ब्रायोनल एक्सिस विभाजन करना बंद कर दिए, किनारे किनारे वाला विभाजन किए, तो वही ना पढ़ेंगे सिर्फ, तो लंबा हो गए। ये हो देखिए हार्ट के स्ट्रक्चर जैसे नहीं है समान, जस्ट लाइक हार्ट ही है एक तरफ से। इसके बाद ये आगे चलकर मुड़ जाएंगे, विभाजन तो करेंगे, आगे चलकर मुड़ जाएंगे। तो मुड़ गए, बड़ा सा हो गए वो घोड़े के नाल के समान। तो चलिए इस पर भी बात करते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए, इसको लिखिए। इसमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि ये सस्पेंसर सेल है, ये हॉस्टेडियल सेल है, ये आपका हाइपोफाइसिस सेल है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। बार बार लिखने की जरूरत नहीं, एक बार लिख दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। फिर इसके आगे हम लोग अभी देखते हैं कि ये कैसे घोड़े के नाल के समान संरचना को बनाते हैं। तो हम लोग अभी समझे हृदय आकार के कैसे भ्रूण का निर्माण हुआ। अब वो आगे चलकर किसमें विभाजित करेंगे? किसमें? तो घोड़े के नाल के समान संरचना को बनाएंगे। घोड़े के नाल कैसे बनाएंगे? ये हार्ट शेप वाले हैं, तो ये सिर्फ विभाजन करेंगे और ऐसे मुड़ जाएंगे, ऐसे बन गए। ये बहुत ये दिखा दिए, और नजदीक से मुड़ेंगे, और नजदीक से ऐसे। ये हो गया आपका घोड़े के नाल के समान, समझ रहे? इसको भी अगर आप पूरा दिखाना चाहते हैं तो कोशिका के रूप में आप ऐसे दिखा सकते हैं। यहाँ पर ये पूरा एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये क्या है? एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये किनारे किनारे की कोशिका है, और ये दोनों कॉटिलिडन्स है। समझ पाए? ये बन गए परिपक्व द्विबीजपत्री का भ्रूण, इसी को बोलेंगे, जिसका क्या नाम है? घोड़े के नाल के समान संरचना। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास कैसे कैसे हो रहे हैं, तो सबसे पहले प्रो एम्ब्रायो, उसके बाद ग्लोबुलर एम्ब्रायो, उसके बाद ये हार्ट शेप एम्ब्रायो, या हार्ट शेप एम्ब्रायो, हाँ, और लास्ट में सू हॉर्स शेप एम्ब्रायो। ये 4 एम्ब्रायो का स्टेप देखने के लिए मिले। द्विबीजपत्री में एक बीजपत्री में ऐसे नहीं होते, उसमें अलग कुछ होते हैं, उस पर एक बीजपत्री पर भी हम लोग बात करेंगे। आज द्विबीजपत्री की बात किए, समझ गए होंगे पूरी तरह से। अब क्वेश्चन एग्जाम में अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ दे कि द्विबीजपत्री भ्रूण का सचित्र वर्णन करें, तब आप क्या कीजिएगा? तो उसको इस तरह का डायग्राम बनाना है और सबका नाम लिखना है। अभी हम आपको बता देते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर बता देते हैं कि कौन से द्विबीजपत्री का अगर डायग्राम पूछेंगे तो क्या कैसे बनाएंगे और कैसे लिखेंगे। आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि द्विबीजपत्री भ्रूण का सचित्र वर्णन करें, तो कैसे करेंगे? द्विबीजपत्री भ्रूण का सचित्र वर्णन क्वेश्चन अगर मान लेते 5 मार्क्स में आ जाएंगे तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए डायग्राम बनाइएगा, आप दोनों तरफ से बना सकते हैं, या तो पहले ऊपर नीचे एक बना देते हैं, उसके बाद बताते हैं कि क्या है। हॉस्टेडियल सेल हो गए 1 2 3 4 5 6 बनाते हैं। इसके बाद देखिए ये घोड़े के नाल के समान है। इसको आप उल्टा करके भी बना सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? परिपक्व भ्रूण कोश या भ्रूण की संरचना है द्विबीजपत्री का। तो इसमें ऐसे है, आप इसको ऐसे ना करके सीधा इसको देखें, हटा मिटा देते हैं,
सस्पेंसर सेल को दिखाने की जरूरत नहीं, सस्पेंसर सेल इसको सिर्फ भ्रूण पोष के पास भेजते हैं ताकि इसको भोजन मिल सके। सस्पेंसर सेल को नहीं दिखाते हैं, जब द्विबीजपत्री भ्रूण की बात करें तो उसमें सस्पेंसर सेल नहीं रहते हैं। देखिए ये हो गया आपका, आप देखे थे यहाँ सस्पेंसर सेल का जो अंतिम वाला कोशिका था जिसको हाइपोफाइसिस सेल बोलते हैं, वहां से क्या निकलते हैं, रेडिकल। तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएंगे, यहाँ पे रूट टिप होंगे, क्या होंगे, इसको बोलेंगे रूट टिप या रूट कैप जो बोलिए, हो गए। ये वाला हो गया आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस, इसको क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब आगे बढ़ते हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉटिलीडन, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉटिलीडन। दो कॉटिलीडन, द्विबीजपत्री में कितने कॉटिलीडन होते हैं, दो कॉटिलीडन होते हैं। कैसे दो कॉटिलीडन होंगे, आप देख पाए चना का बीज को जब देखिएगा, जब उसको अलग कीजिएगा तो दो भाग में वो बढ़ जाएंगे, तो वो दोनों कॉटिलीडन। ये देखिए, अब देखिए इसमें और भी बात, जहां से ये वाला पोर्शन जहां पे एम्ब्रियोनल एक्सिस खत्म होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, यहां से शूट सिस्टम निकलते हैं, मतलब तना निकलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेम्यूल, प्लेम्यूल, मूलांकुर, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग रूट टिप के जस्ट ऊपर वाले भाग को, इसको बोलेंगे रेडिकल, रेडिकल जिसको बोलेंगे प्रांकुर, मूलांकुर, ठीक है। अब देखिए मूलांकुर प्लेम्यूल जहां पर है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला क्षेत्र को हम लोग इपिकोटाइल बोलते हैं और ये वाला क्षेत्र को हाइपोकोटाइल बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल, और इसको इपिकोटाइल, इपिकोटाइल। अब देखिए यहां से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि इपिकोटाइल, प्लेम्यूल जहां से निकलते हैं उस भाग को क्या बोलते हैं, इपिकोटाइल। रेडिकल जहां से निकलते हैं उस भाग को क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल, ठीक है। और रेडिकल से क्या बनते हैं, जड़ का निर्माण होते हैं। प्लेम्यूल से क्या बनते हैं, तो शाखा का निर्माण होते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी शाखा का कवर निकलेंगे, यहाँ पे रूट टिप, यहाँ पे शूट टिप होंगे, दोनों बात समझ रहे हैं, रूट टिप या शूट टिप यहाँ पर भी होंगे, दोनों का कवर तो बनना चाहिए। ये मान लिया रेडिकल रूट को बनाएंगे, प्लेम्यूल शूट को बनाएंगे, तो शूट को कवर करने के लिए एक स्किन तो चाहिए, स्किन को बनाने वाले होंगे शूट टिप, या फिर जैसे यहाँ पे रूट टिप है, यहाँ पर शूट टिप होंगे, और ये दो कॉटिलीडन हो गए। ये पूरा डायग्राम अगर आपसे पूछे जाते हैं द्विबीजपत्री भ्रूण का सचित्र वर्णन करें, आप ये डायग्राम दिखा दीजिएगा और ये इसमें लिख दीजिएगा, यहाँ नीचे लिख दीजिएगा, रेडिकल, रेडिकल रूट जड़ का निर्माण करता है, ये जड़ में विकसित होता है, रेडिकल जड़ में विकसित होता है, ये जड़ का निर्माण करता है, जड़ का निर्माण करता है, ठीक है। और प्लेम्यूल, प्लेम्यूल तना का निर्माण करता है, रूट और ये स्टेम, ठीक है। समझ पा रहे बात को, शूट सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं, शाखा वाला भाग, तना वाला भाग, तो ये हो गए आपका दो भाग, दोनों बन गए। बीज ये वाला लास्ट में कॉटिलीडन क्या करते हैं, जब ये प्लेम्यूल आगे विकसित करते हैं और रेडिकल आगे विकसित करते हैं, इसको विकसित करने के लिए भोजन चाहिए, तो ये दोनों कॉटिलीडन इसको भोजन प्रोवाइड करते हैं। नहीं अगर भोजन इनको मिलेंगे तो ये दोनों विकसित नहीं कर पाएंगे, इसी लेके ये दोनों कॉटिलीडन का यूज कौन करते हैं, रेडिकल और प्लेम्यूल दोनों करते हैं। जब ये दोनों डेवलप कर जाते हैं तो फिर ये वाला पोर्शन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों का यूज कौन कर लिए, रेडिकल और प्लेम्यूल। हाइपोकोटाइल, इपिकोटाइल दोनों रीजन तो होंगे ही होंगे। एम्ब्रियोनल एक्सिस भी नष्ट हो जाते हैं, क्यों, एम्ब्रियोनल एक्सिस इसलिए है ताकि दोनों को अलग कर सके, किसको, दोनों कॉटिलीडन को। कॉटिलीडन में क्या होते हैं, भोजन संग्रहित होते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कॉटिलीडन में भोजन संग्रहित होते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे, कॉटिलीडन में भोजन संग्रहित होता है, संग्रहित होता है, जिसका
जिसका प्रयोग जड़ तथा तना के निर्माण में होता है, तना के निर्माण में होता है, ये किया जाता है, में किया जाता है। समझ पा रहे हैं? ये भी लिख सकते हैं आप। समझ डायग्राम को पूरी स्पष्ट से देखिए। रूट टिप से क्या निकलेंगे तो जड़ का कवर, ठीक है, मूल घोप जिसको हम लोग बोलते हैं। समझ पा रहे हैं? आपको जब अगर पूछे जाएंगे द्विबीजपत्री का भ्रूण का सचित्र वर्णन करें तो इस चित्र को बना दीजिएगा और सबका नाम देखिए, नाम और डायग्राम को भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और नीचे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, 3-4 बात को ही लिखना है कि रेडिकल जड़ का निर्माण करता है, प्लेम्यूल तना का निर्माण करता है, और कोटिलीडन जो है, कोटिलीडन में भोजन संग्रहित होता है जिसका प्रयोग जड़ तथा तना के निर्माण में किया जाता है। समझ पा रहे हैं बात को? ये इससे जड़ तथा जब तना दोनों का निर्माण हो जाएंगे, ये नष्ट हो जाएंगे तो जमीन के अंदर कुछ दिखेंगे नहीं, आपको जड़ ही दिखेंगे और ऊपर तना ही दिखेंगे। ऐसे ही पेड़ का विकास होता है। कोई भी बीज, जैसे आप चना का बीज को जब जमीन के अंदर डालिएगा तो देखिएगा एक टिप वाला पोर्शन होता है, ये देखिए, ये वाला पोर्शन आप देखे होंगे। तो यहाँ से क्या निकले, रूट निकलना स्टार्ट करेंगे। जब ये रूट निकलेंगे तो भोजन कहाँ से लेंगे, तो कोटिलीडन से भोजन लेंगे। दोनों कोटिलीडन रूट, जब रूट एक तरफ से निकलेंगे और यहाँ से सूट निकलना स्टार्ट करेंगे। सूट निकलेंगे, तना वाला हिस्सा निकलेंगे तो ये भी भोजन का प्रयोग करेंगे। दोनों जब विकसित करेंगे दोनों अपना इस भोजन का प्रयोग कर लेंगे। जब पूरी तरह से विकसित हो जाएंगे, इसका भोजन का प्रयोग पूरी तरह से कर लेंगे, ये दोनों पूरी तरह से विकसित हो जाएंगे। जब ये दोनों विकसित हो जाएंगे तब अब ये प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता इसमें आ जाएंगे। अब इनको जरूरत नहीं है भोजन को कहीं से, ये अपने से भोजन बना सकते हैं। आप समझ पाए बात को कि कैसे पेड़ का विकास हो रहा है बीज के थ्रू, द्विबीजपत्री के दौरान। अगर आपसे पूछे जाते हैं कि द्विबीजपत्री में कितने कोटिलीडन होते हैं तो 2 कोटिलीडन होते हैं। आप समझ पाए, डायग्राम ही समझ गए। चलिए आज द्विबीजपत्री भ्रूण का निर्माण आप समझ पाए, कल हम लोग एक बीजपत्री भ्रूण का निर्माण को समझेंगे। चलिए इसको देखिए, और नहीं समझ में आते हैं तो आप लोग पूछिए। आप लोग वीडियो को बहुत कम व्यू दे रहे हैं, इससे हम उदास हो रहे हैं, मन हमें भी नहीं कर रहे हैं वीडियो अपलोड करने का। आप लोग कंटिन्यू देखिए ताकि हमारा भी मन करे कि नहीं, जब सब पढ़ने के लिए तैयार है तो हमें भी पढ़ाना चाहिए। अब आप ही लोग पढ़ने के लिए तैयार नहीं रहिएगा तो हमें भी पढ़ाने का मन नहीं करेगा। चलिए ठीक है, पढ़िए।